आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको पता है और आप थंबनेल के माध्यम से आप हमें देखने पहुँचे होंगे और हम आपको बता दें, आपको जो भी जानकारी मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से 100% सही और सटीक है और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे कि हम आप इस वीडियो के माध्यम से हम 5/6/2025 भर्ती परीक्षा NTPC CBT 1 एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट कवर करने वाले हैं और आप पता है कि पहला शिफ्ट में 40 प्रश्न आएंगे, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। आपको जीके जीएस का हम 40 प्रश्नों का एनालिसिस करवाएंगे। जितने भी प्रश्न हमको मिल जाए हम आपको दिखाएंगे कि किस लेवल के प्रश्न आए थे, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं व किस प्रकार से उनका विश्लेषण करना था या आंसर आपने क्या लगाया। अगर आपने एग्जाम देकर आया है इस तारीख का, इस शिफ्ट का, तो आप कमेंट कीजिएगा कैसे प्रश्न आए थे या आपका आगामी शिफ्ट में पेपर आपको बता दें। आप यकीन के साथ देखिएगा, 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि यही प्रश्न एग्जाम में आए थे और थोड़ा बहुत मिस होगा यहाँ वहाँ, 90% बाकी पूरा सही रहेगा और आपको पूरे व्याख्या से बताने वाले, लास्ट तक बने रहेगा और आपको RRB NTPC CBT 1 GK GS एनालिसिस के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। पर डे हम प्रयास करेंगे शिफ्ट बाय डे बाय जितना हो सकता है हमसे, और हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं, थोड़ा दिक्कत हो सकता है तो प्रयास करेंगे पर डे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा। आप एग्जाम जब भी है आप हमें कमेंट करें, हम उस दिन का एनालिसिस कवर करें। चलिए, तो पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, हिंदी में पढ़ देते हैं, देखिएगा। WPL मतलब होता है वुमेन प्रीमियर लीग, 2025 का फाइनल किसने जीता? देखिएगा, हाल ही में 2025 का IPL पुरुष लीग हुआ था जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, 2025 में हुआ, जिसमें किसने जीता? RCB ने। और सेकंड उप विजेता आपने देखा होगा पंजाब। और रही बात यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, महिला जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं WPL 2025 का फाइनल किसने जीता था, ये प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। तो आप देख पाएंगे मुंबई इंडियन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं MI कहते हैं। फिर DC आप कह सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स। तो कहने का मतलब ये है कि 2025 का जो महिला IPL क्रिकेट लीग था 2020, उसका जो 2025 का खिताब याद रखेंगे मुंबई इंडियन ने जीता था और दिल्ली कैपिटल को हराकर, वो भी 8 रनों से, याद रखेंगे। और यह दूसरा खिताब था। कहने का मतलब ये है, देखिएगा समझने का प्रयास करें, 2023, 2024 और 2025, मतलब यह है 2025 तीसरा संस्करण था, 2024 दूसरा था और 2023 पहला था। तो पहला संस्करण भी MI जीता था, दूसरा RCB जीता था, तीसरा MI जीता है। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बोल रहा है कि RCB का यह दूसरा खिताब जीता, ठीक है, अपना दूसरा खिताब। तो पहला 2023 में पहला संस्करण, 2024 में दूसरा, 2025 में तीसरा, 2026 में चौथा संस्करण होगा। इस प्रकार से आगामी हमें पूछ सकता है। तो महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन था, याद रखेंगे। टूर्नामेंट 4 स्थानों में खेला गया और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम पूरा जानकारी प्रयास करेंगे बताने का। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन था, याद रखेंगे। बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कितने स्थानों में खेला गया, तो आप बोलेंगे 4। बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ौदा। आप समझ पा रहे होंगे, बेंगलुरु कर्नाटक में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, बड़ौदा गुजरात में है। और याद रखिएगा, जो फाइनल मैच खेला गया वह किस स्टेडियम में खेला गया पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? मुंबई के ब्रेव वॉर स्टेडियम में। जे भी प्रश्न में याद रखिएगा। तो 8 रनों से हराया है दिल्ली कैपिटल को, कौन? मुंबई इंडियन ने। वो भी किस स्टेडियम में? मुंबई के ब्रेव वॉर स्टेडियम में। 2025 का IPL खिताब जीता। तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिएगा, जो आपका लीग हुआ, याद रखेंगे, वो 14 फरवरी से 15 मार्च के मध्य हुआ था, लगभग 1 महीने तक। प्रशासक कहने का मतलब है कि किसके नियंत्रण में होता था, याद रखेंगे BCCI, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और यहाँ पर आप फैक्ट देख पा रहे होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, क्रिकेट प्रारूप रहेगा 2020, मतलब 20-20 ओवरों का मैच होगा और BCCI कंट्रोल बोर्ड इसकी क्या करेगी? निगरानी करेगी, जो 15 फरवरी से 15 मार्च तक खेला गया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्क्रीन पर, जो आप देखना चाह रहे हैं, चैंपियनशिप मुंबई इंडियन था, दूसरा खिताब जीता, याद रखेंगे। और रन अप दिल्ली कैपिटल, मतलब उप विजेता। आप देख पा रहे होंगे। प्रतिभागियों की बात करें तो 5 टीमों ने भाग लिया था और पूरे मैचेस याद रखेंगे 22 मैच हुए थे। और यहीं पर आपको क्या पूछ सकता है, देखिए हम वो आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको प्रश्न पूछ ले वहीं पर कि सबसे, हाँ, श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नेट साइबर ब्रेंट, मुंबई इंडियन टीम से याद रखेंगे। सर्वाधिक रन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, नेट साइबर ब्रेंट मुंबई इंडियन से 523 रन टोटल। और सर्वाधिक विकेट की बात करें तो क्या अपने पास क्या है? अमेलिया, अमेलिया केर मुंबई इंडियंस से है, टोटल 18।
और सबसे अधिक विकेट में अमेलिया केर का आता मुंबई इंडियंस से, और एक और महिला है हेले मैथ्यूज, वो भी मुंबई इंडियंस से हैं और इन्होंने भी 18 विकेट लिया पूरे सीजन में, याद रखेंगे। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली मुंबई इंडियन टीम है और नाम आप देख पा रहे होंगे। और सबसे अधिक महिला इस प्रकार से आप देख पाएंगे रन रेट किसने बनाया है, नेट साइबर ब्रेंट ने और मुंबई इंडियन की महिला क्रिकेट टीम। अगला प्रश्न आप देखिएगा जी, आपका WPL की कहानी खत्म हुई, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग। और रही बात यहाँ पर, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं आप लोग। 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, देखिएगा करंट याद रखिएगा, करंट का प्रश्न पूछा है। और महिला IPL का जो प्रश्न है वो भी करंट अफेयर का प्रश्न याद रखेंगे, है कि नहीं। और सेकेंड प्रश्न भी आप देख पा रहे हो, करंट अफेयर का पूछा है कि नियुक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो चाहे राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और आप शॉर्ट फॉर्म आप जानते होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, CAG, ठीक है, याद रखेंगे। संजय मूर्ति, उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के 15 नंबर के CGA हैं। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में संजय मूर्ति हैं जो 15 नंबर के हैं। और अगर आप पूछ लेता है इसके पहले कौन थे, तो आप बोलेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जो याद रखेंगे 14 नंबर के थे। और आपको पूछ ले पहले कौन थे, तो याद रखिएगा वी नरहरि राव। ये प्रश्न बनता है कि पहले व्यक्ति कौन थे, वी नरहरि राव, और 14 नंबर के कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। उनके बाद कौन आया 15 नंबर का, संजय मूर्ति, जो 2024 नवंबर से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और नियुक्ति याद रखें इनकी कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और रही बात एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना ना भूलें, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो क्या करिएगा, आप लोग समझ के सुन के दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं, एग्जाम अगर लेट होगा तो। बाकी आप जी के जिसका NSS चल रहा था, आप कान में बिल्कुल हेडफोन या जिस माध्यम से सुन रहे हो अच्छे सुनिएगा। 148 में इस कैग का पद दिया, याद रखेंगे, भारतीय संविधान में, और राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पूर्ण हो जाए वो आपका रहेगा। बात यहाँ देख पा रहे होंगे, भारत के कैग के बारे में संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का कैग भारत के लेखा परीक्षक और लेखा विभाग IAD का प्रमुख होता है। वह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र व राज्य दोनों पर स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख करता है। सीधी बात आप कहें, वित्तीय देखरेख लेखा जोखा की जिम्मेदारी किसकी रहती है, कैग की। मतलब भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसका पद या उसके कार्यभार की जिम्मेदारी 148 में इंगित है, और नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा जो 5-6 साल या 65 वर्ष कोई पूर्ण हो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे याद रखें, सेकेंड प्रश्न आप देखिएगा, सॉरी थर्ड प्रश्न रहेगा। और आप लोग प्रयास करेंगे विद्यार्थी लास्ट तक देखिएगा, जितने भी हम प्रश्न कवर कराने वाले हैं आपको भली वक्त लग जाए, लेकिन आप एग्जाम में 100% सहयोग होगा, देखिएगा आगामी भर्ती परीक्षाओं में और शिफ्टों में। पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है, याद रखेंगे। पूर्वी तट आप देख पाएंगे, इसे पूर्वी तट कहते हैं, जो पश्चिम तट कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से बोल रहा है पूर्वी तट, तो याद रखें बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट स्थित है। और वहाँ कौन कौन से राज्य आएंगे, पहला पश्चिम बंगाल, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप देख पाए इस प्रकार से यहाँ पश्चिम बंगाल रहता है, फिर ओडिशा रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, फिर तमिलनाडु। इस प्रकार से आपके पास 4 राज्य होंगे जो पूरी तट पर स्थित होंगे। और आप वहीं अगर पूछ लेता कि भाई पश्चिमी तट पे कौन कौन, तो क्या करते आप, दिक्कत हो जाएगा, तो वो बताने वाले। देखिए गुजरात याद रखेंगे सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य है, जिसकी लंबाई अकेला लगभग 1600 किलोमीटर पड़ता है, याद रखिएगा, समझेगा नहीं, हाँ 1600 मीटर नहीं भाई, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट वहीं आपको पूछ लेता कि पश्चिमी तट रेखा में कौन कौन से राज्य लगते हैं, या समुद्र तट में स्थित कौन कौन से राज्य है, तो आपने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो पूर्वी तट हो गया। पश्चिम तट की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस प्रकार से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, तो पूर्वी तट में आपके पास 4 थे, और पश्चिम तट में आपके पास 5 राज्य हो गए, हमने यहाँ पर आप दिखा दिया। और सबसे लंबी तट रेखा जो भी प्रश्न पूछता है, और यहाँ इतने फैक्ट आपको जुड़ने वाले हैं, या हम इतने फैक्ट बताने वाले हैं कि आप समझ जाओगे कि अगली भर्ती परीक्षा में अगर प्रश्न इससे अप टू डेट आ जाए तो आप बना पाओगे। तो वही तो प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए हम सहयोग कर पाएं। और नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न रहेगा, याद रखेंगे, प्रश्न क्रमांक आप देख पाएंगे, जो भी होगा यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, बट आप प्रयास कीजिएगा। पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था, देखिएगा पाई का विद्रोह याद रखेंगे क्या है। पाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था, मतलब सेना का विद्रोह था, याद रखेंगे, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास ओडिशा के पारंपरिक मिलिशिया
द्वारा चलाया गया था। मतलब यह है जो पाइका विद्रोह याद रखेंगे, उड़ीसा के जो पारंपरिक मिलिशिया लोग हुआ करते थे उन्होंने ईस्ट इंडिया के खिलाफ चलाया था। तो हाँ, इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं कि पाइका विद्रोह कैसा विद्रोह था। हमने कहा सशस्त्र विद्रोह था, सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चलाया गया था। कहाँ पर हुआ था तो आप देख पाएंगे उड़ीसा में। 1817 में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये भी प्रश्न बनता है, कब हुआ था 1817 में, सन भी पूछ सकता है, कहाँ पर हुआ था उड़ीसा में, और नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके, बख्शी जगबंधु, याद रखिएगा। और अगला आप देख पा रहे होंगे, और हम यहाँ पर जोड़ते हैं ताना भगत आंदोलन, याद रखेंगे 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह छोटानागपुर आप जानते होंगे महाराष्ट्र में है, कि कहाँ पर आप बताइएगा। यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा किया गया था और जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। इस प्रकार से आपने देखा कि 1817 में बख्शी जगबंधु द्वारा पाइका विद्रोह चलाया गया 1817 में, और विद्रोह आप समझ पा रहे होंगे ईस्ट इंडिया के खिलाफ था। उसी प्रकार से ताना भगत आंदोलन भी 1914 में चालू हुआ 1920 तक, यह भी ब्रिटिश भारत के खिलाफ था। जो छोटा नागपुर क्षेत्र, आप हमें बताइएगा छोटा नागपुर क्या महाराष्ट्र में है? आप नागपुर से महाराष्ट्र दिमाग नहीं लगाएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हमने पूछा था कि क्या आप लोगों को जीके जैसे का एनालिसिस चाहिए, तो आपने बोला हाँ, तो हम बना रहे हैं। तो आप लोग अगर होमवर्क हम देते हैं तो आप लोग करके आंसर बताइए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में हटने का फैसला किया है? तो हमें पूछ रहा है कि जो चीन का जो BRI एक संगठन है, इससे हटने का फैसला लिया, याद रखेंगे। तो फरवरी 2025 को पनामा, याद रखेंगे, पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे हम BRI से हटने का फैसला किया। तो जी अप टू डेट याद रखेंगे। करंट अफेयर का प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, करंट अफेयर के कितने प्रश्न पूछेंगे आपको देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रश्न मिस होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे उससे हम रिलेटिव ज़्यादा जानकारी बताएंगे। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद दिया गया। मतलब पनामा नहर आप सुने होंगे, पनामा एक देश है और इसकी राजधानी पनामा सिटी है, और वहाँ पर एक पनामा नहर है जो बहुत प्रसिद्ध, याद रखेंगे, व्यापार के क्षेत्र में। वहाँ चीनी लोगों ने अपना प्रभाव जमा लिया। इस पर चिंता जाहिर करते हुए पनामा ने कहा कि हम चीन के BRI के संगठन से हटने का फैसला लेते हैं, और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बैठक के साथ यहीं पर आपको प्रश्न पूछेगा। देखिएगा, मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे BRI में शामिल होने की घोषणा की, याद रखेंगे। अब देखो, BRI से पनामा हट गया 2025 में, और कोलंबिया शामिल हो रहा है। तो पनामा नहर है, पनामा देश में, राजधानी पनामा सिटी, तो वहाँ जो नहर के साथ जो चीन का जो क्या कर रहा है, चीन उसे अपना बताने के चक्कर में लगा हुआ है, वहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र कब्जा करने पर तला हुआ कह सकते हैं आप लोग। तो इस चक्कर से क्या कर रहा है, पनामा ने कहा कि हम आपके BRI संगठन से हट रहे हैं 2025 में। वहीं पर कोलंबिया ने घोषणा किया कि हम BRI में शामिल होंगे। तो प्रश्न तो बनता है ना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और 100% सही सटीक प्रयास कर रहे हैं। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आपने सुना होगा वेदांत कॉलेज कहाँ पर है, कोलकाता में। ये भी प्रश्न बन सकता था कि वेदांत कॉलेज कहाँ पर, तो आप क्या बोलते, कोलकाता में, राजधानी पश्चिम बंगाल है। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय, जिससे हम सती प्रथा का अंत करने वाले व्यक्ति, और अनेक प्रकार के समाज सुधारक व अनेक प्रकार के सभाओं का इन्होंने गठन किया है समाज सुधारक के रूप में, और जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के पितामह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1825 में, याद रखेंगे, इस कॉलेज की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों पाठ्यक्रम की उपलब्धता कराना। तो 1825 में हमारे भारत के पुनर्जागरण कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय जी ने 1825 में क्या किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया था, और उसका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा प्रदान करना और विज्ञान के क्षेत्र में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना या पढ़ाना। और फैक्ट की बात करते आप देख पा रहे होंगे, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना, याद रखेंगे, आपने सुना होगा आत्मीय सभा। हमने बता भी दिया था कि प्रमुख समाज व सभाओं की स्थापना किया है, क्योंकि समाज के व्यक्ति हुआ करते थे, समाज उत्थान चाहते थे। तो 1825 में क्या बन गया, वेदांत कॉलेज।
पश्चिम बंगाल कोलकाता में। 1814 में उन्होंने क्या किया था, आत्मीय सभा की स्थापना किया था, जो बाद में 1828 में ब्रह्मा समाज के रूप में जाना जाने लगा। या कह सकते हैं आप लोग, आत्मीय सभा का नाम चेंज 1828 में कर दिया गया और उसे ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा। और फिर 1829 की बात आती है तो फिर क्या होता है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत में योगदान दिया था। और सती प्रथा आप जानते हैं, इस ऐसी प्रथा हुआ करती जिसमें किसी महिला का पुरुष अगर एक्सपायर हो जाता था, देहांत हो जाता था, तो उस महिला को उस पति की चिता के साथ ही दफना दिया जाता था। याद रखना, इस प्रथा को, इस क्रूर प्रथा को उन्होंने बंद करवाने में यह योगदान दिया। कौन? राजा राम मोहन राय 1829। और हम वही प्रश्न पूछते हैं कि उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताएं जो इस सती प्रथा के अंत में योगदान दिया। कमेंट कीजिएगा, प्रश्न पूछता है। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। देखिएगा, अब ये प्रश्न आपको बता रहा है कि आर्टिकल के अनुच्छेद होंगे संशोधन वाले, पढ़ना पड़ेगा। तो 97 नंबर पूछ रहा है। तो 97वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, याद रखेंगे। तो 97वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग, याद रखेंगे, 9B, इसे 9 कहते हैं ना, 9B जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक था सहकारी समितियां। तो आप जानते होंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया, याद रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन के तहत, याद रखेंगे, भाग 9B में सहकारी समिति जोड़ा गया। और साथ में अनुच्छेद 43B में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, कि जो सहकारी समितियों का गठन होगा, कामकाज क्या होगा और उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसकी जानकारी कहाँ पर मिलेगा आपको, 43B में। ठीक है, भाग अपने पास कहाँ पर है, 9B में। और साथ में भाग B में सहकारी समिति को उल्लेख मिलेगा और अनुच्छेद 43 में आपको मिलेगा सहकारी समितियों का गठन कैसे करना है, उनका कामकाज क्या होगा, उनको बढ़ावा कैसे देना है प्रबंधन के रूप में। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा फैक्ट, आर्टिकल नंबर 19(1) का खागा या सी कह सकते हो, इस संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने के मौलिक अधिकार को बनाया है। तो सहकारी समितियां बन सकती है, इसके लिए मौलिक अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए हैं। और याद रखिएगा, यह संशोधन 2011 में हुआ था, मतलब 97वां जो संविधान संशोधन है, जिसके तहत सहकारी समितियां 9B में जोड़ा गया है कि नहीं, और 43B में जोड़ा गया है अनुच्छेद में। तो 2011 में संशोधन किया गया था सहकारी समितियों को जोड़ा। याद रखें, जितना भी समय लग जाए आपको देखना है और बढ़िया ईमानदारी सुनिएगा कान लगा के कि हम क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, उसका हम व्याख्या से हल बता रहे हैं। किसने अनुमति दी भारत में अंतर्राज्यीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई या राजा राम मोहन राय दिया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अंतरजातीय विवाह क्या होता है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज, मतलब अदर कास्ट के साथ भी आप शादी कर सकते हैं। ब्राह्मण है तो वो अदर कास्ट शादी कर सकता है, जे कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है, अंतरजातीय शादी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह जिससे जाति से बाहर विवाह के रूप में जाना जाता है, मतलब एक ही जाति के लोग ना शादी करके अलग अलग जाति के लोग भी शादी कर सकते हैं, ये कहा। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरजातीय विवाह के लिए किन्होंने कानून बनाया या अनुमति दी? तो भारत में अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय, हमने बताया था, प्रमुख समाज सुधारक है, समाज के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए हैं। तो अंतरजातीय विवाह के लिए कानूनी रूप से अनुमति किसने दी? राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का हमने बताया था, इन्होंने बंद किया। बहुविवाह के खिलाफ थे, बाल विवाह के खिलाफ थे, मतलब समाज के उत्थान के लिए अच्छा है उसका सहयोग करेंगे। मान के जो समाज के लिए गलत है वो उसका हम, या जो व्यक्ति कौन आपके राजा राम मोहन राय हैं, जिनके बारे में हमने बताया है, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया और बाल विवाह का विरोध किया। और साथ में उन्होंने क्या किया, अंतरजातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे बातों पर उन्होंने प्रबल समर्थन किया। हाँ, अंतरजातीय विवाह होनी चाहिए, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, विधवा पुनर्विवाह होनी चाहिए, मतलब जो महिला विधवा हो चुकी उनका विवाह होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जिसका पति एक्सपायर हो जाता है, अब सती प्रथा बंद हो गई तो महिला विधवा रहा करती थी, तो उनका विवाह दोबारा किया जा सकता है, इसका वो समझ। और हमें याद रखेंगे, पंडिता रमाबाई भी एक समाज सुधारक थी, लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षाओं के लिए काम किया। याद रखेंगे, हमें जो प्रश्न पूछा था वो उसका आंसर आपका रह जाता कौन, राजा राम मोहन राय और
पंडिता रमाबाई भी ध्यान रखेंगे प्रमुख समाज सुधारक है जो महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के लिए उन्होंने लड़ा। आप देख पा रहा हूँ कि साइंस का प्रश्न आपको मिला होगा। अगर आप एग्जाम था तो आपको पता होगा कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आए थे, और अगर आप आगामी दिनों में एग्जाम या आगामी शिफ्टों में तो आप देखना ना भूलें और आप समझ लीजिएगा एग्जाम का पैटर्न। इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया तो आप समझते होंगे, है कि नहीं? इस अभिकारक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, कुछ और भी बनता है। तो दूध से दही बनना, हाँ ये भी है। लोहे पर जंग लगना, ये भी है। मोमबत्ती का जलना, ये भी है। भोजन का पाचन होना, ये भी है। पौधे का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रासायनिक अभिक्रिया। किण्वन अंगूर, ये भी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखना दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन होना, प्रकाश संश्लेषण, सब। हमें अगला देखते हैं लकड़ी का जलना या दहन, यह भी एक क्या रासायनिक अभिक्रिया। और यह उदाहरण की बात करें, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है भाई? ऊष्मा को अवशोषित करने वाला अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा को निकालने वाले अभिक्रिया। ये बताओ जब लकड़ी दहन होगा, जलेगा, तो क्या ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी? हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं, लकड़ी का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया लेकिन ऊष्मा को बाहर निकालते, इस कारण इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जो ऊष्मा लेता है उसमें ऊष्माशोषी। और अगला आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है? और सीपीयू याद रखेंगे जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। ये भी आप समझ लीजिएगा। कंप्यूटर का इतिहास का प्रश्न अभी तो आया नहीं मुझे लग रहा है। साइंस का प्रश्न आया है, ज्योग्राफी का प्रश्न आया है, करंट अफेयर का प्रश्न आ गया, खेल कूद में भी आ गया है ना। और रही बात यहाँ पर आपको फिर अभी कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। तो हमें क्या बोल, इनमें से कौन सीपीयू का भाग नहीं? याद रखेंगे सीपीयू के 3 भाग होते हैं मुख्यतः। ये आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात नहीं है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा भाई, कंप्यूटर का प्रश्न आएगा। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एएलयू, ठीक है, और सीयू, और आपको क्या रजिस्टर। और रही बात यहाँ पर 3 भाग अगर आपको दे कर रखा था तो एक भाग ऐसा था जो नहीं होता सीपीयू का। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। और मुख्यतः सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट याद रखेंगे, और रजिस्टर याद रखिएगा। और एक ऑप्शन दिया रहा होगा जो नहीं रहा, अगर हमें क्या देता, माउस। हाँ, ऑप्शन माउस दिया होगा या जो भी डाटा दिया होगा। माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, लेकिन सीपीयू का हिस्सा नहीं है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ध्यान रखें ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा तो आप देख लीजिएगा लेवल प्रश्न का क्या रहा है और आपने तैयारी किस प्रकार से किए थे और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो पीवाई की प्रश्न सीरीज अगर आपको फायदा नहीं देने वाला तो आप लोग क्या करेंगे, जो अप टू डेट प्रश्न बन रहे हैं या जिस प्रकार से एग्जाम प्रश्न पूछ रहा है उस लेवल से पढ़ने का चालू कर दें, एग्जाम लेट है तो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? मतलब कहना जी चाह रहा, आपको पता है ये आपकी भूमध्य रेखा 0 पर रहती है, और 23.5 पर कौन रहता है आपका? कर्क रेखा, और 23.5 पर कौन रहेगा? मकर रेखा। तो 24 डिग्री के ऊपर कह रहा है। तो हम बता दें आपको, भारत में कई शहर हैं जो ऊपरी अक्षांश पर स्थित हैं। कितने डिग्री पर? 24, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 24 डिग्री उच्च अक्षांश से ऊपर के कुछ प्रमुख शहर आपको दिखा रहे हैं। और ऑप्शन क्या दिया था हम आपको बताएंगे। शायद आपको ऑप्शन राजधानी दिल्ली जो 28.61 डिग्री पर है, और भोपाल आप देख पा रहे होंगे 23 डिग्री पर है, और उत्तर प्रदेश आपका लखनऊ, उत्तर देखो, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और राजस्थान जयपुर आप देख पा रहे होंगे डिग्री डिग्री। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछा देखिए, है कि नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आप आंसर खुद भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले, हम जहाँ से भी आपको डाटा निकाल के दे रहे हैं वो आप वहाँ पर ध्यान ना दीजिएगा, जो डाटा दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा कि जानकारी सही है गलत है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अपने सहपाठी जो विद्यार्थी इस तारीख को एग्जाम देकर आया उस पर आप उससे पूछ सकते हो, उसको कह लीजिएगा क्या ऐसा प्रश्न आया था, उससे याद होगा ज़रूर बताएगा हाँ इस प्रकार के प्रश्न आए थे। तो हम सिर्फ जीकेजीएस का एनालिसिस कवर करने वाले, बाकी हम मैथ्स और रीजनिंग का भी प्रश्न विद्यार्थी से पूछेंगे कि क्या पिछले ईयर के प्रश्नों के जैसे प्रश्न आ रहा है, क्या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जैसे प्रश्न आ रहा है, या एएलपी का एग्जाम हुआ है, तकनीशियन जेई का किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, या किस अध्याय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, ये भी हम विद्यार्थी को पता करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो हम GKGS थोड़ा सा दिक्कत होता है, इस चक्कर से GKGS कवर कर रहे हैं और पर डे प्रयास करेंगे। और शिफ्ट नंबर 1 चल रहा है, दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाए। जैसे अब आजकल जो मंदिर होते हैं दक्षिण भारत में, तो मंदिरों में थोड़ा सा देखना द्वार होता है, उस पर कुछ विशेष आकृति बनी होती है प्रवेश द्वार पर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, विमान या कलशम कहते हैं। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के जो फिल्म होते हैं, अक्सर मंदिरों में देखना बाहर एक बाउंड्री वॉल रहेगा, उसके जस्ट गेट में एक प्रकार का विशेष द्वार होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विमान या कलशम कहते हैं, उधर भाषा। और अगले बात करें, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए जाने वाले ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। मतलब दक्षिण भारत में जो मंदिर होंगे, जो प्रांगण में जो ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, जिन्हें वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं, गोपुरम। और जो मुख्य द्वार होता है वहाँ पर विशेष अलंकृत आकृति होती है, जो द्वार उसे क्या बोलते हैं, विमान या कलशम कहते हैं। और ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है, गोपुरम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था। याद रखेंगे, जी आपका इतिहास का प्रश्न रहा। प्राचीन काल में भुक्ति उस समय शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका मतलब क्या होता है, प्रशासनिक विभाग। एक मतलब विभाग, जैसे अभी बात करें प्रशासनिक विभाग की बात करें, जिला पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं, विकास खंड तहसील होती है, विभाग होते हैं प्रशासनिक विभाग। उसी प्रकार उस समय प्राचीन काल भुक्ति हुआ करता था। इसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान में प्रशासनिक विभाग प्रभाग। गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का मतलब क्या हुआ करता था, राज्य या प्रांत को कहते हैं। जैसे वर्तमान में राज्य होते हैं, उसी प्रकार उस समय गुप्त काल में भुक्ति मतलब राज्य या प्रांत हुआ करता था। कई राज्यों को कई जिलों में विभाजित करता था, जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता था। देख पा रहा हूँ कि साइंस का प्रश्न आया है, जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस में थोड़ा एसिड मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ अभिक्रिया के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब आप समझ पाओगे। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl थोड़ा अम्लीय होता, याद रखेंगे, क्योंकि अमोनियम आयन NH4+ देगा और पानी के साथ प्रतिक्रिया करता और हाइड्रोजन आयन प्लस को जारी करता, याद रखेंगे। यह प्रतिक्रिया किसकी बात कर रहे हैं हम, अमोनियम आयन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप, यह प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा अम्लीय बना देती है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा अब आपको प्रश्न पूछ लिया है भाई कंप्यूटर का, अभी प्रश्न पूछा था कंप्यूटर का, CPU का अंग या भाग। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर के रैम रोम इस प्रकार से अनेक मेमोरी होती है, याद रखेंगे, आपको पता है स्थायी अस्थायी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या, कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना, इसका क्या होता है, कार्य होता है। इसका वर्चुअल मेमोरी का। समझ गए होंगे, आपको कंप्यूटर के प्रश्न, मेमोरी का प्रश्न भी आएगा, तो आप लोग मेमोरी का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार, याद रखेंगे, झारखंड आप जानते होंगे, झारखंड राजधानी क्या है, पता है, रांची ना है, रांची बताओ, रांची तो है ना, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। और आप बता दें यहाँ पर वर्तमान में आदिवासी मुख्यमंत्री, याद रखेंगे, कौन, हेमंत सोरेन। रही बात यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 की बात करें, क्योंकि 2024 विधानसभा हुआ है, उसके पहले भी हेमंत सोरेन थे, है कि नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि BJP के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 24 सीट। मतलब आप समझे होंगे कि टोटल झारखंड में 81 सीट है विधानसभा के, जिसमें से 56 सीट किसने हासिल किया, JMM ने, और BJP की NDA गठबंधन सरकार ने 24, मतलब BJP और अन्य दलों ने मिलकर 24 हासिल किया। तो 56 सीट जब JMM ने क्या कर लिया, जीत लिया, तो उन्होंने अपनी सरकार बना ली। और वर्तमान में CM कौन है आपके, हेमंत सोरेन। और रही बात, आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना JMM का मतलब क्या होता है। और आप एग्जाम देख रहे होंगे तो आप पता होगा, प्रश्न पूछा, और अवश्य आप भी देखें आपने कहाँ गलती किया, आंसर क्या टिक मारा है। चिंता की बात नहीं है, जैसे भी एग्जाम गया अच्छा ही गया होगा, और अगर बिगड़ा होगा तो कोई दिक्कत की बात ना है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट एग्जाम डेट फिर जल्द आने वाला, उसके बाद ग्रुप डी आने वाला है, फिर ALP एग्जाम,
फिर जेई टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, फिर वैकेंसी आएंगी तो आपको वहाँ फिर काम देगा, और अदर वैकेंसियों में आपको जेई जैसे काम देगा। तो आप पढ़ लीजिएगा, मन को नहीं हारना है कि यार हम पेपर बिगाड़ के आए हैं, अब हम तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में बेरोजगारों की दर कितनी है, इसकी तो हम आंकड़ा देख पा रहे होंगे। अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी, याद रखेंगे, 5.1% है। आप कह सकते हैं इतना दर है भारत में मासिक बेरोजगारी। किसकी बात कर रहे हैं, महीने में इतना बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी। रही बात आप नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, याद रखेंगे, नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, भारत में बेरोजगारी दर 2023-24 में से घटकर 3.2% हो गई। मतलब इतना परसेंट है। मासिक बेरोजगारी 5.1% और पूरे वार्षिक बेरोजगारी की बात करें 3.2% हो गया है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमें पूछ रहा है डेयरी मिशन के तहत या डेयरी मंत्रालय के अधीन कह सकते हो आप लोग, इस मिशन के तहत साल नवंबर में कौन सा दिवस मनाया जाता, याद रखेंगे तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता। और याद रखेंगे दुग्ध से संबंधित क्रांति आप जाने, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जानते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध याद रखना विद्यार्थियों दुग्ध से है। और आपने ऑपरेशन फ्लड आपने सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दुग्ध क्रांति से है, याद रखिएगा। और वर्गीस कुरियन आपने सुना होगा, वर्गीस कुरियन एक व्यक्ति हैं जो इस दुग्ध क्रांति से संबंधित या उनकी देन है। तो अगर आपको पूछता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, करनाल हरियाणा में। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लैंगिक असमानता सूचकांक, मतलब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमारा यूएनए मतलब यूनाइटेड नेशन चाह रहा है कि लैंगिक असमानता पूरा खत्म हो जाए। तो देखना है आपको लैंगिक असमानता मतलब लिंग भेदभाव में भारत का स्थान कौन सा है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान, तो कितना भेदभाव करता है भारत, देखिएगा, देखते हैं आप। तो यह जारी कौन करता है, रखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या जारी करता है, लैंगिक असमानता रिपोर्ट। तो भारत याद रखेंगे 2025 के अनुसार और 102 स्थान, देखिएगा 102 नंबर पर बैठा है भाई, समझ गए। इसका कहने का मतलब है कि 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक, जिसे हम GII कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 102 याद रखिएगा। 100% गारंटी है, एक भर्ती नहीं। और रेलवे का याद रखें, एग्जाम का जो पैटर्न होता है सेम रहेगा, वो लास्ट तक बिल्कुल सेम टॉपिक पूछेगा, जी लिख के रख लो, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपका डेट एग्जाम लेट है तो आप पता कि 5 से 24 तक चलने वाला है, तो अगर आपको 24 को तो आप लोग पर डे कुछ भी मत पढ़ो जी के जैस, सिर्फ आपको जी के जैस का एनालिसिस पर डे वही पढ़ते रहो। मैथ्स तो आप कवर करना पड़ेगा पर डे टॉपिकों को। जी रीजनिंग तो छोड़ दो, रीजनिंग तो आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप रीजनिंग बहुत कवर कर चुके होंगे। आपको सिर्फ जी के जीएस और मैथ्स पढ़ना, जी के जीएस मैथ्स, जी के जीएस में पूरा दिमाग बैठा लीजिएगा, फिर दिक्कत की बात नहीं है। मतलब लैंगिक असमानता के मामले में भारत 102वें स्थान पर है, मतलब 193 देशों में से। तो अपने पास इस जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो 193 देशों में से जारी किया है लैंगिक असमान, इसमें से 102 नंबर पे कौन बैठा, आपका भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, जो भी प्रश्न पूछता है इस प्रकार सूचकांक के प्रश्न अवश्य पूछेगा। तो याद रखिए 102 क्रमांक रहेगा, वो भी 193 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक 2022-25 में भारत का मानव विकास सूचकांक याद रखेंगे, जिसे हम HDI कहते हैं। और आपने सुना होगा, और आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप पता कि बखूबी हाँ इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो 0.685 है यह दर, यह 193 देशों में 130वें स्थान पर है। क्या समझे आप लोग, मानव विकास सूचकांक में भारत का 130 देशों में से 193 नंबर पर लगा है, ठीक है, नहीं 193 देशों में से 130 क्रमांक पे है, वहीं पर 193 में 102 क्रमांक पर है। किस पर, लैंगिक असमानता, याद रखिए लैंगिक असमानता में 193 में 102, वहीं पर 193 में से 130 क्रमांक पर कौन बैठा है, HDI में भारत का सूचकांक। बता दूं सूचकांक का प्रश्न एग्जाम में छपेगा, मतलब छपेगा।
अगला आप देख पा रहा हूँ 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसे हम CCPI में कितने देशों को शामिल किया गया, याद रखेंगे। तो 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में CCPI में ओनली 63 देशों और यूरोपीय संघ UE है ना कि जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन करता है। यह 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे वे सूचकांक का केंद्र बन गए हैं। याद रखेंगे। तो इसमें टोटल आपके पास 63 देश होंगे और आपका यूरोपीय संघ, तो पूरा मिला के 64 आपकी प्रमुख संस्थाएं होंगी, इसमें शामिल किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे मानव विकास, सोचिएगा भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 64 में से आप कह सकते हो 10वां स्थान रखता है। और ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो 90+% उत्सर्जित कर रही ये देश हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक याद रखने, जैसे HDI में 130 नंबर पे है, लैंगिक असमानता में 102 नंबर पर है, और वहीं पर आपको जलवायु परिवर्तन सूचकांक याद रखें भारत का क्रमांक 10वां है। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये करंट अफेयर का प्रश्न है और यह प्रश्न आप हर भर्ती में काम देगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है, या आपको पूछा रहा होगा कि अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 32 में किससे इंगित है, किससे संबंधित है। तो इससे रिलेटेड जो प्रश्न आया था उसके लिए हम तैयार हैं जानकारी बताने के लिए, और आपने जो भी आंसर लगाया होगा आपको पता होगा। अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप कोई अधिकार छीन रहा है आपके अधिकारों को, तो आप सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हो आर्टिकल नंबर 32 के तहत। और याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 32 में 5 प्रकार के रिट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता। मतलब मौलिक अधिकार आप पता है 6 होते हैं, वर्तमान में पहले 7 हुआ करते थे। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था जिसको हटा दिया गया है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 300 अनुच्छेद काम में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और 7 में संपत्ति का अधिकार था, आप कह सकते 7 में आपका संपत्ति का अधिकार था जो मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसको अब कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल नंबर 300 काम में रख दिया गया है, ठीक है। अब हो गया 6 में अगर आपके साथ कुछ भेदभाव होता तो आप क्या कर सकते हो, आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते। आपको पता होनी चाहिए कि मौलिक अधिकार संख्या 6 होती है, आपको 6 के 6 नाम पता होनी चाहिए, और क्या ये मूल संविधान में थी या इन्हें जोड़ा गया है, और थी तो बताइएगा, या जोड़ा गया है तो कब जोड़ा गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एग्जाम पर पूछता याद रखिएगा, नहीं बताओगे तो सोच लीजिएगा आप नंबर गंवाने वाले। हम शिक्षक हैं, आपका भला चाह रहे हैं और जो जानकारी बता रहे हैं 100% सही सटीक है, और आपके लिए बिल्कुल तत्पर हम खड़े हुए हैं। और आपको बता दें आर्टिकल नंबर 32 को याद रखेंगे। हाँ, अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है। आपने सुना होगा क्या बोला है, आत्मा, है कि नहीं। तो आर्टिकल नंबर 32 को हमारे BR अम्बेडकर इन संविधान का निर्माता कहा जाता है और जनक कहा जाता है, जिन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा। याद रखिएगा, कितनों बार प्रश्न पूछ चुका है। एक और प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होती है, ये प्रश्न पूछा था। तो नदी का उद्गम इस आप पता होनी चाहिए, व समागम भी आपको पता होनी चाहिए, और कहाँ कहाँ से गुजरती है, व उस पर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं। तो साबरमती नदी का उद्गम आपको पूछता तो आप क्या बोलेंगे, अरावली पर्वतमाला से, और जो राजस्थान के उदयपुर जिले से तैतपुर गांव के पास इसका उदय हुआ है या उद्गम हुआ है। तो अगर आपको पर्वतमाला दिया तो आप क्या बोलेंगे, अरावली पर्वतमाला। अगर जिला राज्य दिया होगा तो राजस्थान, और जिला तो उदयपुर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम विराम करते हैं। ये रहा आपका लगभग हमने आपको प्रश्नों का भंडार दिखाया। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को समझ पाए होंगे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी जानकारी मिले 100% सही व सटीक रहे। और आप देखा होगा, इस वीडियो को समझा होगा कि हम जो जानकारी दे रहे हैं आपकी भर्ती परीक्षा के लिए 100% सही है। और आगामी याद रखेंगे, आगामी शिफ्टों में आपको भी फायदा मिलेगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आप आइडिया लगा पाओगे कि आप तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी का जो मोड है आप बदलना चाहो, मतलब प्रश्न लेकर कि हाँ यार हमें ऐसा प्रश्न तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट फिर प्रयास करेंगे आपको सेकंड पार्ट। अगर सेकंड कवर नहीं होगा तो हम प्रयास करेंगे एक ना एक या
देखो आज रखें हर दिन आपको 3 शिफ्ट कवर होंगे। कितने शिफ्ट होंगे? 3 शिफ्ट। तो प्रयास करेंगे कि 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, तीनों शिफ्टों को लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाई चांस समय हमारे पास कम होता है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास संचालित करते हैं और रिकॉर्ड क्लास भी आपको लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। रही बात यहाँ पर आप बता दें, हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स में हमने पहला अध्याय हमने मिक्स, और आपको बता दें हमने PYQ सीरीज चलाया है पेपर के पहले और अभी भी चालू है, जहाँ पर हमने 100+ आज रखें वीडियो बना के रखा है, जहाँ पर मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो। तो अभी आपको बता दूं मैं, जीके जीएस का आप PYQ सीरीज ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, PYQ सीरीज ना पढ़ें। अभी आपको सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस देखना और उसको पढ़ना है। आपको आप रखें 70 से आप 80% क्या कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। PYQ प्रश्न ना पढ़िएगा, जितना पढ़ लिए वो पढ़ लिए, सिर्फ जीके जीएस का एनालिसिस देखिएगा शिफ्ट बाय पर डे। हमारे साथ देखें चाहे और भी कहीं देखें, लेकिन देखें। रीजनिंग की बात, रीजनिंग आपका करना है, जो विद्यार्थी हमें बताएंगे या आप पता कर सकते हो, उन विद्यार्थी से पूछ लीजिए कि अध्याय कौन कौन सा, उस अध्याय को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी पैटर्न तो वही रहेगा फॉलो। और रही बात मैथ्स की बात करें, जो अध्याय आ रहा है, जो आपको अगर दिक्कत कर रहा है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो जो सब बनाया है, और मैथ्स का फिलहाल याद रखेंगे अध्यायवार। हमने पहला नंबर सिस्टम पढ़ाया है, सेकंड आपको डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया, मतलब दशमलव, संख्या प्रति, दशमलव भिन्न, और थर्ड हमने क्या पढ़ा है, बहुभुज, और चौथा हम लेने वाले कुछ नया अध्याय। तो आप लोग पहला अध्याय देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो। 100% लिख के देता हूँ कि तीनों अध्याय से प्रश्न छपे होंगे एग्जाम में आपके फर्स्ट तारीख में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट लिख के रख लीजिएगा, और आप बोल लीजिएगा क्या हमने पढ़ाया अध्यायवार, जाके देख लो भाई। उसके बाद बोलना कि सर आपने पढ़ाया था, हाँ प्रश्न छपा है। उसके बाद बताओ अपने सहपाठी को, हाँ पढ़ के लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू फॉर वाचिंग। और हम नेक्स्ट चौथा पार्ट लेने वाले हैं अध्याय मैथ्स में, जो काम लायक होगा आपकी भर्ती परीक्षा में, SSC, रेलवे, बैंक, सभी एग्जाम में। इसी प्रकार से आप देखते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा और क्या हम जानकारी गलत तो नहीं बताएं, क्या जानकारी सही है तो आप कमेंट कीजिएगा। और आपका पेपर था तो आप कमेंट करें ऐसे पेपर आया था, और नहीं है तो आप लोग बताइएगा आगामी शिफ्ट आपका कब होगा, पेपर कब होगा, तारीख कब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।